नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की। ये मैंने बोर्ड पर 3 इक्वेशन लिखे हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करना किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माइलस्टोन्स अचीवमेंट करने के लिए और टाइम और प्रोग्रेस के अचीवमेंट के लिए हमें यह बहुत ज़रूरी है। हम कंसिस्टेंसी के साथ 365 दिन काम करें। अगर 365 दिन का टारगेट है, 1 साल का टारगेट है प्रोजेक्ट का, तो कंसिस्टेंसी हमें जो है टारगेट को कई गुना हमारे अचीवमेंट को बढ़ा देता है। तो आप ये देखिए, ये जो बीच में मैंने इक्वेशन लिखा है, अगर आपका पर डे का टारगेट अगर आपका 1 है और अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ 365 दिन तक काम किया तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने पर डे टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाया, मान लीजिए आपने 1% बढ़ाया और 1.01 थोड़ा सा आपने अपना परफॉर्मेंस ऊपर रखा, 1.01 अर्थात 1%, और कंसिस्टेंसी के साथ 365 दिन तक अगर आपने अपना अचीवमेंट रखा तो आप कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। आप अपने टारगेट से 37 गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना परफॉर्मेंस पर डे परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे रखा, 1%, मान लीजिए 1 था, आपने पर डे अचीवमेंट 0.99 किया और कंसिस्टेंसी अगर आपने बरकरार रखी 365 दिन तक, तो आप टारगेट से कई गुना नीचे पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं इस इक्वेशन से के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि पर डे का कंसिस्टेंसी, पर डे का परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी 365 दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या इवन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 365 दिन, साल भर कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करें। और ये प्रयास करें कि हर दिन का जो हमारा टारगेट है वो बढ़ता जाए और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। अगर कंसिस्टेंसी बरकरार रही तो आप अपने अचीवमेंट से 37 गुना प्राप्त कर सकते हैं। ये इक्वेशन है, मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, सिविल इंजीनियरिंग के एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर चर्चा काफ़ी कम होती है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है क्रैक्स इन प्लास्टर। क्रैक्स इन प्लास्टर। दोस्तों अब आपने अक्सर देखा होगा, घर बन जाता है, वॉल बन जाता है, उसमें प्लास्टर हो जाती है, छत की ढलाई भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम हेयर क्रैक्स या श्रिंकेज क्रैक्स या टेम्परेचर क्रैक्स बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? बेसिकली ये हमारा प्लास्टर में होता है। तो हम क्या काम करें, क्या सुपरविज़न रखें कि हम थोड़ी सी अपनी वर्कमैनशिप को बढ़ाकर, थोड़ा सा अपना सुपरविज़न को बढ़ाकर, थोड़ा सा अपना जो लेबर है, मिस्त्री है, सुपरवाइज़र, उसको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर हम जो है इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों इस प्लास्टरिंग के लिए हमारे इंडियन स्पेसिफिकेशन में 1661 एक स्टैंडर्ड है। इसमें पूरी गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरह से हमें प्लास्टर, मोटार का प्लास्टर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेशियो रखना चाहिए। तो ये IS 1661 इसका टेबल 2 है। टेबल 2 में पूरी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि हमें किस प्रकार से प्लास्टरिंग करना चाहिए। आज हम यही डिस्कस करेंगे। इसमें CPWD की गाइडलाइंस भी है, हम CPWD की गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे और NBCC का टेक्निकल सर्कुलर नंबर 3 है, जो कि हमें एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है प्लास्टरिंग के क्रैक्स के लिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्लास्टर में क्रैक्स क्यों आता है और उसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो IS 1661 ये बहुत क्लियरली इसका टेबल 2 ये कहता है कि अगर हमें जो है प्लास्टर की थिकनेस कम से कम रखनी चाहिए। अगर आपकी थिकनेस, प्लास्टर की थिकनेस अगर आपकी 15 mm से कम है, ठीक है, 15 mm से कम अगर आपकी थिकनेस है तो आप इसको एक लेयर में प्लास्टर कर सकते हैं, सिंगल लेयर में, विथ रेशियो ऑफ 1:4। 1:4, 1 सीमेंट
4 सैंड, ये रेशियो यूज कीजिए। और आप 15 mm तक का अगर आपका थिकनेस है तो आप इसमें प्लास्टर कर दीजिए। अगर थिकनेस 15 mm से ज़्यादा है, ठीक है, और मान लीजिए 20 mm तक है, 15 से 20 mm का थिकनेस है, तो IS 1661 ये कहता है कि आप इसको 2 लेयर में प्लास्टरिंग करना है। फर्स्ट लेयर क्या है? फर्स्ट लेयर जो है आप इसका रख दीजिए 12 mm से 15 mm, ठीक है। और सेकेंड लेयर रखिए 5 mm से 8 mm। मतलब अगर आपका 20 mm का थिकनेस है तो पहला mm आप 12 कीजिए, दूसरा 8 कीजिए, या पहला 5 कीजिए, दूसरा 15 कीजिए, दूसरा लेयर 5 कीजिए, 20 mm हो गया। मतलब आपको 2 लेयर में प्लास्टरिंग करनी है। और प्लास्टरिंग का जो पहला लेयर होगा उसको डैम्प रखना है जब तक कि आप दूसरा लेयर करते हैं। मतलब पहला लेयर को सूखने नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया अगर थिकनेस आपका 15 से 20 mm है। अगर आपका थिकनेस 20 mm से ज़्यादा है, मान लीजिए आपका थिकनेस जो है वो 25 mm है से 28 mm, मान लीजिए 20 mm से 28 mm है, 28 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द लिमिट। मैक्सिमम प्लास्टर थिकनेस इज़ 28 mm सॉरी, एज पर IS 1661। तो 28 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टरिंग जो है किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर 20 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टरिंग का थिकनेस है, बहुत ज़्यादा एंडुलेशन है सरफेस में, हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि थिकनेस जो है 15 mm से कम रहे, लेकिन फिर भी किसी भी चांस से अगर एंडुलेशन ज़्यादा हो, ब्रिक के कारण, ब्रिक वर्क के कारण, वर्कमैनशिप के प्रॉब्लम के कारण, तो भी आपको जो है 3 लेयर में करना है। पहला लेयर आप 12 से 15 रखिए, सेकेंड लेयर 5 से 8 रखिए, और थर्ड लेयर एक और थर्ड लेयर कर दीजिए। इसको भी आप 3 से 8 mm का करिए, जो एज पर सुटेबल आए थिकनेस के हिसाब से। तो ये आपको 3 लेयर में प्लास्टरिंग करनी है। और ये ध्यान रखना है कि एक लेयर का प्लास्टरिंग डैम्प रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा लेयर होना चाहिए, उसके बाद तीसरा लेयर होना चाहिए। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपका जो है प्लास्टरिंग में कभी भी क्रैक्स नहीं हो आएगा। अब प्रैक्टिकली 1-2 चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या 1-2 चीज़ और ध्यान रखिए। पहला, सीलिंग का प्लास्टर जो है, सीलिंग का प्लास्टर जो है आप हमेशा, क्योंकि सीलिंग का प्लास्टर गिरने का चांस रहता है, तो इसको कम से कम कीजिए। 8 mm से ज़्यादा कभी नहीं करने को कोशिश कीजिए, क्योंकि सीलिंग पर कंक्रीट हुआ रहता है, अंडुलेशन ऐसे भी कम होगा। तो 8 mm का प्लास्टर, 6 mm से 8 mm का प्लास्टर जो है आपका सफिशियंट है। 6 mm से 8 mm, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, जब शटरिंग खुलती है सीलिंग की तो उसमें हैकिंग कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर भी एक NBCC का टेक्निकल सर्कुलर है और CPWD भी की गाइडलाइंस भी है कि विदाउट हैकिंग, ठीक है ना, स्टेयरकेस हो या आपका सीलिंग हो, तो उसमें विदाउट हैकिंग प्लास्टर नहीं करना चाहिए। जैसे ही शटरिंग खुलती है तुरंत हैकिंग कर दीजिए उसमें। उससे क्या होगा, वो ग्रिप बनेगा प्लास्टर का, और प्लास्टर छड़ के छत से जो है वो गिरेगा नहीं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है क्यूरिंग। दोस्तों, प्लास्टर करने के बाद उसकी 7 डेज क्यूरिंग बहुत ही मस्ट है। अगर आप 7 डेज क्यूरिंग नहीं करेंगे तो आपका इसमें टेम्परेचर क्रैक आना ही आना है। तो इसीलिए इसको क्यूरिंग करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। एक और चीज़ है रेशियो। तो सीमेंट और सैंड का रेशियो जो है आप 1:4 रखिए। अगर आपका बजट में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 1:6 कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जाने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। 1:4 या 1:6, ठीक है, इसी के बीच में रख के जो है इसको कोशिश करना चाहिए। एक और चीज़ है,
जिसको हमें प्लास्टर के टाइम पे यूज़ करना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वॉल है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये वॉल है, ये वॉल है, ब्रिक वॉल है सपोज, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बीम है, ये आपका बीम है, ये बीम है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है आपका वॉल का और ये बीम का, ये है कंक्रीट, ठीक है, और ये है ब्रिक। तो ये चूंकि कंक्रीट अलग मटेरियल है और ब्रिक अलग मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको क्रैक आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक चिकन मैश डालिए, चिकन मैश, चिकन मैश, जिसको मुर्गा जाली भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में मुर्गा जाली बोलते हैं, ठीक है ना। वो मुर्गा जाली यहाँ पे डाल दीजिए और इसके ऊपर आप प्लास्टर करा दीजिए, वो कभी क्रैक्स नहीं आएगा। दूसरा, अगर मुर्गा जाली अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक ग्रुप्स बना दीजिए, ठीक है ना। ग्रुप्स अगर बन गया तो जो क्रैक्स भी आएगा वो ग्रुप पे आएगा, वो पता नहीं चलेगा कि उस पर क्रैक हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।